नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के तहत एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ की इकोनॉमिक्स का अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी। ठीक, इकोनॉमिक्स में हम कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए, इस अंतिम चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा। ठीक, अंतिम चैप्टर है ये। चैप्टर आपके प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, यह चैप्टर आपके मेंस के लिए बहुत जरूरी है, साथ ही साथ निबंध के लिए। यह ऐसा चैप्टर है जहाँ प्री के प्रश्न तो आएंगे, साथ साथ मेंस का पूरा मैटर इसमें दिया है, और निबंध में जब भी आप ऐसे लिखेंगे उसके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा में देखिए, जब भी आपसे प्रश्न पूछे खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुख्य परीक्षा में, तो आप खाद्य सुरक्षा की परिभाषा जरूर लिखिए। भूमिका में अगर परिभाषा लिख के, मैं बार बार कहता हूँ, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए जिसमें कोई परिभाषिक शब्दावली हो प्रश्न में, तो भूमिका में उसकी परिभाषा लिख के शुरू करिए। आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी भूमिका खोजने के, लिखने की, और यह एक बहुत अच्छी शुरुआत मानी जाती है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को हर समय, याद रखिएगा, हर समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित, पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण और किफायती भोजन उपलब्ध हो, जिससे वह स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। कितनी अच्छी है 3 लाइन की भूमिका। खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, जहां खाद्य सुरक्षा शब्द आपको मिले प्रश्न में, उसके लिए यह भूमिका बहुत अच्छी है। आप इसको किसी भी कॉपी में अपने लिख के रख लीजिए कि जब भी मुझे खाद्य सुरक्षा से संबंधित प्रश्न आएगा, मुझे यही भूमिका लिखनी है। ठीक, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति, ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त मात्रा में, मतलब जितनी उसकी खाद्य सामग्री चाहिए उसके जीवन यापन के लिए, उतना सुरक्षित, पौष्टिक, गुणवत्तापूर्ण, ठीक, सुरक्षित हो, पौष्टिक हो, गुणवत्तापूर्ण हो, किफायती भोजन उपलब्ध हो, ताकि वह स्वच्छ, सक्रिय और सम्मानजनक जीवन जी सके। ठीक, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक, 1996 में एक परिभाषा दिया था इसने, नहीं, ये जब ये FAO परिभाषा देता है, जब FAO के अनुसार, ठीक, जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच हो। क्या हो? जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक भोजन तक भौतिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित हो, उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं पसंद को पूरा करें, तभी खाद्य सुरक्षा संपन्न होती है। ठीक, ये भी बहुत अच्छी परिभाषा है। ठीक, FAO की। खाद्य सुरक्षा के संबंध में और देखिए तो खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ मुख्य हैं। ठीक, भारत में भी PDS के तहत राशन वितरण किया जाता है लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या अन्य अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो इसका 3 मुख्य स्तंभ है, आप याद रखिएगा। उपलब्धता होती है। ठीक, हर व्यक्ति को उपलब्ध होनी चाहिए। देश में पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन हो, ताकि उपलब्धता सरकार के पास भी हो वितरण के लिए। आवश्यकता अनुसार आयात, अगर कमी है उत्पादन में तो आयात करे। बफर स्टॉक रखे। ठीक, हमारे यहाँ बफर स्टॉक रखा जाता है खाद्यान्न का। कृषि में तकनीकी प्रगति, सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक आदि की उपलब्धता में वृद्धि होती रहे। दूसरा होती है पहुंच। ठीक, एक तो हो उपलब्धता, दूसरा है पहुंच। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन की भौतिक और आर्थिक पहुंच हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, ठीक, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उचित मूल्य की दुकानें, जिसे हम आजकल कोटा सिस्टम में कहते हैं, ग्रामीण इलाकों में कोटा से राशन आया है ले लो, तो वह उचित मूल्य की दुकानें ही हैं। ठीक, उचित मूल्य की दुकानें परिवहन, भंडारण और वितरण माध्यमों में पहुंच को सुनिश्चित करना। वहन क्षमता, एफोर्डेबिलिटी, ठीक, लोगों की आय इतनी हो कि वो पौष्टिक भोजन खरीद सके।
मूल्य स्थिरता, रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और सब्सिडी वहन क्षमता बढ़ाती हैं। देखिए, इन तीनों का मतलब है कि पहले का मतलब है कि सरकार के पास इतना स्टॉक हो या इतना खाद्यान्न उत्पादन इस तरह से हो कि सब भारत के पूरे एक भारत परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के सभी नागरिकों तक खाद्यान्न की आपूर्ति लगातार बनी रहे। इसके लिए उत्पादन अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आयात पे निर्भरता रहेगी। और और बफर स्टॉक रखा जाए, ताकि मान लीजिए जनवरी माह में वितरण किया, फरवरी माह का स्टॉक नहीं है, तो सरकार के लिए 6 महीने साल भर का बफर स्टॉक रख के चलना होता है। कृषि में तकनीकी प्रगति अपनाई जाए ताकि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो, सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक आदि की उपलब्धता भी बनी रहे। पहुंच, यह सभी व्यक्ति मतलब गरीब से लेके अमीर या ग्रामीण से लेके शहरी हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। अर्थात खाद्यान्न तक हर व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित हो, चाहे वो भौतिक हो और या आर्थिक। भौतिक का मतलब दूरी समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी ग्रामीण एरिया में रहते हैं और आपके यहाँ उचित मूल्य की दुकान बहुत दूर है, आपको लेने आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ये गलत है। दूसरी बात, आर्थिक पहुंच मतलब उसके पास इतना पैसा हो कि वह राशन को खरीद सके, भले ही कम मूल्य पे दिया जा रहा है लेकिन उसके पास इतना ही मूल्य हो कि वह उस राशन को हर महीने खरीद सके। ठीक, तो आर्थिक पहुंच भी हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, पीडीएस की। उचित मूल्य की दुकानों, परिवहन, भंडारण और वितरण के माध्यमों से पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। वहन क्षमता, देखिए इस दिन लोगों की आय ऐसी हो या इनकम ऐसी हो कि उनके पास इतना धन हो कि वह पौष्टिक भोजन खरीद सके। ठीक, अपने घर की जरूरत के अनुसार खाद्यान्न की जरूरतें जो है उतना खरीद सके, ऐसा वहन क्षमता उनकी होनी चाहिए। मूल्य स्थिरता हो, सरकार मूल्य स्थिरता प्रदान करती है। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में सरकार गेहूं, चावल, दाल इत्यादि उपलब्ध करा रही है, तो मूल्य स्थिर बनाई हुई है, लगातार मूल्यों में उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। ठीक, रोजगार के अवसर भी सृजन करती है ताकि लोगों की आय बढ़े। अगर रोजगार मिलेगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो उस धन का पैसे का उपयोग वह खाद्यान्न में अपने परिवार की जरूरतों के अनुसार खर्च कर सकता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे पेंशन योजना होता है, वृद्धा पेंशन योजना हुआ, महिलाओं के लिए अलग से कोई स्कीम आती है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए पोषण सुरक्षा के लिए अनेक योजनाएं या संचालित की जा रही हैं। ठीक, तो इस तरह से उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए बहुत जरूरी चैप्टर है, प्री के लिए तो है ही। खाद्य असुरक्षा क्या है, फूड इनसिक्योरिटी क्या है। जब किसी व्यक्ति या परिवार को नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं होता तो वह उसे खरीदने में सक्षम नहीं होता, तो उसे खाद्य असुरक्षा कहा जाता है। अर्थात पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं है, पहली शर्त। दूसरी बात, उसके पास इतना सक्षम नहीं है कि वो खरीद सके, अर्थात उसके पास पैसा नहीं है या कोई अन्य प्रॉब्लम आ रही है जिससे वह खरीद नहीं पा रहा है। ठीक, तो वह खाद्य असुरक्षा के दायरे में आता है। खाद्य असुरक्षा के प्रमुख कारण क्या है, गरीबी, बेरोजगारी। ठीक, खाद्य असुरक्षा को समझिएगा, सुरक्षा अलग चीज है और असुरक्षा अलग चीज है, तो दोनों में भेद जानते रहिएगा। कारण है प्रमुख, गरीबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, चक्रवात, महामारी जैसे कोविड आया। खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि, जब खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि होती है, तो मान लीजिए पहले गेहूं 30 रुपए किलो था, अब 35 कर दिया जाए, तो एक परिवार के पास 30 रुपए इनकम है, तो 30 रुपए में 1 किलो गेहूं नहीं खरीद पाएगा, वो उसे कम कर देगा खरीदने में, तो और जरूरत उसे 1 किलो की है। तो इस तरह से जो गैप होता है वह भी एक खाद्यान्न आपूर्ति में बाधक है। ठीक, और महामारी या प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें है, बेरोजगारी है, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी, पैसा नहीं रहेगा, अब पैसा नहीं रहेगा तो वह खाद्यान्न के खरीद करने में सक्षम नहीं होगा। ठीक, खाद्य सुरक्षा के विकास की अवधारणाएं, 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा की अवधारणा को वैश्विक महत्व दिया। किसने दिया, संयुक्त राष्ट्र ने, यूएन ने। प्रारंभिक रूप से इसका केवल खाद्यान्न की उपलब्धता ही था। ठीक, 1981 में नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा हमको इनको कब नोबेल मिला था, किस वर्ष। ठीक,
किस वर्ष अमर्त्य सेन को नोबेल दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था, ये भी याद करके हमको कमेंट में बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोगों से निवेदन है कि एक कमेंट जरूर किया करिए वीडियो देखा करिए, तो ताकि आप लोगों से फीडबैक मिलता रहे। ठीक, अमर्त्य सेन ने बताया कि अकाल केवल उत्पादन की कमी नहीं बल्कि लोगों के अधिकार की कमी से भी होता है। ठीक, इसे इंटाइटलमेंट थ्योरी, अधिकार सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, 1996 में एफएओ वर्ल्ड फूड समिट में खाद्य सुरक्षा की व्यापक परिभाषा दी, इसमें उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता, विविधता और पोषण को सम्मिलित किया। इसने इसको और विस्तारित किया, इसमें उपलब्धता 1, पहुंच 2, गुणवत्ता 3, विविधता 4 और पोषण को सम्मिलित किया, अर्थात 5 कारकों को सम्मिलित किया। किसने? एफएओ ने 1996 में। ठीक, अब 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा को अवधारणा को महत्व दिया। अमर्त्य सेन ने इस पे क्या दिया था? अधिकार सिद्धांत के प्रवर्तक, एंटाइटलमेंट थ्योरी। 1996 एफएओ वर्ल्ड फूड समिट में आधुनिक परिभाषा दी। खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं, याद रखिएगा, उपलब्धता, पहुंच और वहन क्षमता। एफसीआई की स्थापना 1965 में भारत में की गई। ठीक, एफसीआई की स्थापना 1965 में। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ठीक, क्या है? मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ठीक, एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा घोषित होती है, पोषित नहीं, घोषित होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। पीडीएस राज्य सरकारों और उचित मूल्य की दुकानों द्वारा संचालित होती हैं। ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। ठीक, एनएफएसए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 मनमोहन सरकार के समय यह विधि लाया गया था और उसी साल आप पीसीएस 2013 में देखेंगे इस पे निबंध पूछ लिया था। ठीक, ये बिल जैसे ही आया था उसके बाद आप 2013 का मेंस का पेपर निकाल के देखिए, निबंध में यही पूछ लिया था निबंध में। ठीक, तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमेशा हिट पॉइंट पे रहते हैं, जैसे इनमें कुछ संशोधन या नया चीज जोड़ा जाता है तुरंत प्रश्न में आ जाता है, चाहे मुख्य परीक्षा जीएस में आ जाए और चाहे निबंध में। तो एनएफएसए राष्ट्रीय, एन से नेशनल हो गया, खाद्य से फूड हो गया, सुरक्षा से सिक्योरिटी, ए से एक्ट, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। खाद्य सुरक्षा का संबंध एसडीजी में देखेंगे तो 2nd नंबर पे है, 0 हंगर। ठीक, प्रमुख उद्देश्य भूखमरी में कमी लाना है, पोषण सुधार करना है, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास तथा मानव कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक, स्मरणीय सूत्र में देखेंगे तीनों के 3 ट्रिपल एक नाम है, उपलब्धता, पहुंच और वहन क्षमता, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एफोर्डेबिलिटी। ठीक, निष्कर्ष में देखेंगे तो ये निष्कर्ष आपके मुख्य परीक्षा के जीएस के लिए बहुत जरूरी है, आप लिख सकते हैं इसे। खाद्य सुरक्षा केवल भोजन के उत्पादन तक सीमित नहीं है बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच, आय और पोषण से जुड़ी समग्र प्रक्रिया है। भारत सरकार बफर स्टॉक, एमएसपी, पीडीएस और एनएफएसए जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत विकसित व्यवस्था बनाए हुए है। ठीक, खाद्य सुरक्षा केवल भोजन तक उपलब्धता नहीं है या सीमित पहुंच नहीं है बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच, आय और पोषण के साथ जुड़ी हुई समग्र प्रक्रिया है। भारत सरकार ने बफर स्टॉक, एमएसपी, पीडीएस और एनएफएसए जैसे योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का मजबूत तंत्र निर्मित किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में खाद्य असुरक्षित वर्ग और हरित क्रांति। भारत में खाद्य असुरक्षित वर्ग कौन है? वे लोग हैं जो नियमित रूप से पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन नहीं उपलब्ध पा रहे हैं, उनको पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है, जिनकी भोजन तक पहुंच बहुत सीमित है, जैसे भूमिहीन किसान। भूमिहीन किसान ऐसे हैं जो एक तरह से मजदूरी पे निर्भर हैं, मजदूरी करेंगे तो उनको खाद्यान्न खरीदने का पैसा मिलेगा, उससे ही जीविका उपार्जन होगा, क्योंकि भूमि है नहीं, कृषि कर नहीं सकते तो उत्पादन ही नहीं होगा। स्वयं की भूमि नहीं होती, दूसरों की खेती में मजदूरी भी करते हैं कुछ लोग ऐसे। सीमांत और छोटे किसान भी इस दायरे में आते हैं। ठीक, 1 हेक्टेयर से कम जिसकी भूमि होती है वह सीमांत किसान है, और छोटे किसान 1 से 2 हेक्टेयर, क्योंकि 1 से 2 हेक्टेयर तक जिनकी जमीन है वो उत्पादन लाभ बहुत अच्छा से नहीं कर पाते, जीविका उपार्जन खेती करते हैं, कम उत्पादन कम आय। कृषि मजदूर जो खेती बाड़ी के
कामों में काम करते हैं मजदूर, उन्हें मौसमी रोजगार मिलते हैं। जैसे आज के समय में देखिए धान लग रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों की डिमांड है धान लगाने के लिए, ठीक। लेकिन जैसे धान लग गया उसके बाद धान की कटाई के बीच जो गैप होता है, यहाँ ये बेरोजगार रहते हैं। तो ये मौसमी बेरोजगारी होती है, मौसमी रोजगार मिलता है, मौसमी बेरोजगारी भी होती है, ठीक। साथ ही कम मजदूरी मिलती है, आय अनिश्चित होती है, अर्थात आय में निश्चितता नहीं होती, हर महीने रोजगार मिलेगा, ठीक। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आते हैं, निर्माण मजदूर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, रेहड़ी पे विक्रेता जो होते हैं, ये सभी इसके दायरे में आते हैं। प्रवासी मजदूर, आपने कोरोना काल में देखा होगा प्रवासी मजदूरों का हाल, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, राशन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए यूपी का व्यक्ति है, उसका राशन कार्ड उसके गांव में बना है। मान लीजिए एमपी, राजस्थान या महाराष्ट्र चला गया, तो अपने राशन कार्ड के आधार पे वहां पे राशन नहीं ले सकता, उसे राशन अपने गांव में मिलेगा, और जबकि गांव में उसका परिवार ही नहीं रहता। इस तरह से जो विभेद है, ये समस्या ये भी एक कारण है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े, संसाधनों और अवसर की पहुंच सीमित होती है ऐसे लोगों को, वो भी खाद्य सुरक्षा में आते हैं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, अपर्याप्त पोषण से मातृ स्वास्थ्य और शिशु के विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कुपोषण, अल्प वजन, अवरुद्ध वृद्धि और रोगों के प्रति संवेदनशीलता, ठीक। ये भी खाद्य सुरक्षा के प्रमुख कारण हैं। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख कारण क्या हैं? देखिए, गरीबी, बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, खाद्यान्नों की कीमत में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा, ठीक। ये इतने कारण बहुत हैं। इतने कारण को आप कॉपी पे लिख लीजिए। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख कारण गरीबी, जब आप पॉइंट में करके लिख दीजिएगा, फिर इसको थोड़ा सा व्याख्या कर दीजिएगा। आप पॉइंट में बना के इसको पहले डिनोट कर दीजिए कॉपी पे, और फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट में व्याख्या कर दीजिए, तो आपका उत्तर बहुत आकर्षक बन जाएगा, ठीक। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति, देखिए ध्यान दीजिए, 2 शब्द बहुत जरूरी है। अगर आपसे प्रश्न पूछे हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई, ठीक, तो याद रखिएगा 1960 के दशक में, ठीक। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में खाद्यान्न संकट से भारत जूझ रहा था। उसी समय 1900, अब वर्ष पूछ ले तो वर्ष 66-67 है, 1966 और 67। अगर दशक पूछे और ऑप्शन में 66 रहे तो गलत मत करिएगा, 66 नहीं होगा, वो 1960 होगा। तब दशक अगर शब्द रहेगा, अगर वर्ष रहेगा तब 1966 और 67 के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, ठीक। इसमें आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर हरित क्रांति की शुरुआत की गई, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, ठीक। हरित क्रांति के संबंध में याद रखिएगा, पहला प्रश्न 1960 का दशक, दूसरा प्रश्न 1966-67 वर्ष। विश्व में जनक कौन है? बहुत बार पूछा गया है, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक। नॉर्मन बोरलॉग इसके विश्व स्तर पे जन्मदाता है। भारत में एम एस स्वामीनाथन, आप लोगों को कमेंट बताना है कि स्वामीनाथन को पद्म विभूषण, ठीक, पद्म विभूषण कब दिया गया? सॉरी, पद्म विभूषण नहीं, पद्म विभूषण मतलब भारत रत्न कब दिया गया? आपको बताना है कि एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न कब दिया गया। एम एस स्वामीनाथन को भारत रत्न किस वर्ष दिया? अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। एक प्रश्न आपको और सही हो जाएगा, तो कमेंट बताइएगा। विश्व स्तर में नॉर्मन बोरलॉग, भारत में एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उपयोग किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्रयोग किए गए। रासायनिक उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार हुआ, नहर, ट्यूबवेल, पंप सेट लगाए गए। कीटनाशक और खरपतवार नाशकों रसायनों का उपयोग किया गया, ठीक। कृषि में तकनीक और यंत्रीकरण बढ़ा, अर्थात मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ संस्थागत समर्थन अर्थात एमएसपी, एफसीआई, कृषि ऋण सहकारी समितियां गठित करना आदि कार्य सरकार द्वारा किए गए।
हरित क्रांति का प्रभाव क्या था? गेहूं और चावल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई उत्पादन में। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन गया। खाद्यान्न आयात में कमी आई। ठीक, किसानों की आय में वृद्धि हुई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध होने लगा। खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई। मतलब अब जो खाद्य सुरक्षा की भावना थी वह धीरे धीरे समाप्त हुई। ठीक, कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक, प्रमुख प्रभाव में कृषि का आधुनिकीकरण हुआ। तो आप इस प्रभाव को इतने पॉइंट से आप दिखा देंगे, आपका उत्तर बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक, क्योंकि इससे ज्यादा कोई प्रभाव ज्यादा है नहीं, मुख्य मुख्य बातें हैं, इसको फिर व्याख्या कर सकते हैं। हरित क्रांति की सीमाएं क्या थी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले ही समस्या थी क्षेत्रीय समानता, अर्थात उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम में हरित क्रांति का प्रसार उतना अच्छा नहीं हुआ हर क्षेत्र में, सिवाय कहाँ के? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। यहीं पे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखा गया। ठीक, बाकी अन्य क्षेत्रों में उसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई दिया। साथ ही साथ पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही, याद रखिएगा, सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, 4-5 कारण है। पर्यावरणीय समस्या में यह है कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का जब प्रयोग किया गया तो मिट्टी की उर्वरता तो खराब हुई, मृदा प्रदूषण हुआ। ठीक, साथ ही साथ जल प्रदूषण की भी समस्या हुई, क्योंकि ये रसायन धीरे धीरे मिट्टी में ही विलीन होते हुए जो भूमिगत जल है उसको दूषित करने लगे। साथ ही अब देखिए, एक तो जल दूषित होने लगा, दूसरा भूजल का खूब दोहन किया गया ट्यूबवेल और पंप सेट के द्वारा। ठीक, फसल में विविधता कमी आई। गेहूं और चावल पर लोग अधिक ध्यान देने लगे। छोटे किसानों को सीमित लाभ, महंगे इनपुट और तकनीक के कारण छोटे किसान इससे लाभ से वंचित रहे। ठीक, अब देखिए कुछ फैक्ट है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 के वर्ष में। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता या जनक स्वामीनाथन। विश्व में नॉर्मल बोरलॉग। सर्वाधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। लाभान्वित फसल है गेहूं और चावल। उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, जिसमें वो भारत सफल रही। ठीक, देखिए ये जो HYV आपको मिलता है, कहीं कहीं आप प्रश्न जब पढ़ते हैं HYV, तो इसका मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन प्लस नहीं, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले बीज, फिर फर्टिलाइजर, इरिगेशन, MSP, FCI, ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस का मेन पॉइंट था 4। ठीक, उच्च उपज बीज, उर्वरक, सिंचाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद्य निगम की स्थापना हरित क्रांति की सफलता। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, परंतु अब अस्थायी कृषि, जल संरक्षण, फसल विविधता और जलवायु अनुकूल कृषि पर बल देना आवश्यक है। अर्थात जीरो बजट कृषि या सतत विकास कृषि या संपोषणीय कृषि या जैविक कृषि इत्यादि क्रियाओं को अब देखते हैं तो बहुत महत्व दिया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा क्या थी? देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना तक सीमित नहीं है, यह बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि खाद्यान्न समय, उचित मूल्य और पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक नागरिक को पहुंचे। इसके लिए सरकार बहुस्तरीय व्यवस्था विकसित करे, जैसे MSP, FCI, बफर स्टॉक, PDS, NFSA 2013। बफर स्टॉक वह खाद्यान्न है जिसमें भारतीय खाद्य निगम, देखिए भारत में कौन बफर स्टॉक रखता है? तो FCI रखती है, भारतीय खाद्य निगम। याद रखिए कि इस प्रश्न को अगर पूछा भी है कई बार, तो FCI ही इसका भंडारण करती है। ठीक, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पे राशन, गेहूं, चावल इत्यादि खरीदा जाता है और गोदामों में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक, गेहूं और चावल इत्यादि जो भी फसल खरीदी जाती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में, प्रशासनिक मंत्रालय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक, क्या है इसका मालिक या मंत्रालय से संबंधित? उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारतीय खाद्य निगम के तहत। ठीक, देखिए मुख्य कार्य MSP खरीद, भंडारण, परिवहन, राज्यों को आवंटन, PDS हेतु आपूर्ति, बफर स्टॉक बनाए रखना। बफर स्टॉक के उद्देश्य क्या हैं? खाद्यान्न की कमी को दूर करना, सूखा, बाढ़, उत्पादन घटने से स्थिति में अनाज
उपलब्ध कराना, मूल्य स्थिर रखना, बाजार में कीमतें बढ़ने पर भी बफर स्टॉक से अनाज जारी कर महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक किया जाता है। प्राकृतिक आपदा के समय सहायता, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, महामारी में राहत कार्यों के लिए राहत खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ठीक। पीडीएस हेतु खाद्यान्न उपलब्धता अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए, ठीक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक। किसी भी परिस्थिति में देश के खाद्यान्न संकट न उत्पन्न हो, इसके लिए सुरक्षित भंडार बनाए रखना, ठीक। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है? देखिए एमएसपी वह न्यूनतम शब्द याद रखिएगा, वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार किसानों की फसल खरीदने की गारंटी देती है। उसका उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य, उत्पादन लागत और आय सुरक्षा तथा बाजार के मूल्य स्थिर रखना जैसी क्रियाओं के लिए लाभदायक होता है, ठीक। खाद्य सुरक्षा से आपूर्ति श्रृंखला के पहले किसान उत्पादन करेगा, फिर एमएसपी के तहत खरीद लिया जाएगा, एफसीआई इसको गोडाउन में रखेगा, ठीक। भंडारण करेगा गोदामों में, फिर राज्यों को आवंटित कर दिया जाएगा भंडारण से, ठीक। अब राज्य क्या करेंगे, उचित मूल्य की दुकानों तक वितरित करेंगे और इसी वितरण में ही गेहूं चावल की स्मगलिंग या भ्रष्टाचार के द्वारा चोरी से बेच दिया जाता है, ठीक। एफसीआई की स्थापना 1965 मुख्यालय नई दिल्ली, एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत मूल्य आयोग ने किया था, ठीक। एमएसपी की जो सिफारिश हुई है भारत में, कौन किया था? न्यूनतम लागत एवं मूल्य आयोग। एनएफएसए लागू हुआ 2013 से। पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से होता है, ठीक। अब देखिए पीडीएस क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार गरीब और पात्र परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों पर द्वारा रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है, ठीक। गेहूं, चावल, चीनी, मक्का, मोटे अनाज, ठीक। पीडीएस से लाभ क्या है? गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई है, भूखमरी और कुपोषण में कमी आई है, खाद्यान्न कीमतों में नियंत्रण हुआ है, सामाजिक और आर्थिक असमानता कम हुई है, संकट के समय वितरण में सहायता प्राप्त होती है, ठीक। यही मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख चुनौतियां क्या है इसके सामने? प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं: राशन और चोरी, कालाबाजारी, फर्जी राशन कार्ड, वितरण में भ्रष्टाचार, गोदामों में अनाज का भंडार होना, कुछ क्षेत्रों में समय पर आपूर्ति न होना, ठीक। तो सुधारों के प्रयास में आधार सीडिंग, ई पोस मशीनें, डिजिटलीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी स्कीम को लॉन्च करना चाहिए या उसको बढ़ावा देना चाहिए। वर्ष 2013 का उद्देश्य देश के पात्र नागरिकों को सभी कानूनी अधिकार के रूप में सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, ठीक। इस प्रकार देखेंगे तो एफसीआई की स्थापना 1965, मुख्यालय नई दिल्ली, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एमएसपी की सिफारिश करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2013, पीडीएस का संचालन केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से होता है, वन नेशन वन राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुविधा की पहल होनी चाहिए, ठीक। दो 2013 के एनएफएसए आंदोलन का उद्देश्य देश के पात्र नागरिकों को कानूनी अधिकार के रूप में सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। मुख्य प्रावधान 75% तथा शहरी क्षेत्र की आबादी 50%। प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न देता है, ठीक। परिवार की महिला सदस्य को राशन कार्ड की प्राथमिकता, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण संबंधी, ठीक। परिवार और महिला
कि परिवार की महिला सदस्य को राशन कार्ड में प्राथमिकता, बच्चों, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं से महिलाओं के लिए पोषण संबंधी प्रावधान, मिड डे मील या आंगनवाड़ी। ठीक। देखिए परीक्षा उपयोगी जानकारी में देख लेते हैं, फिर हम लोग 30 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। ठीक। पीडीएस क्या है? भारत की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। ठीक। गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी के तेल कुछ राज्यों में अभी भी दिया जाता है। ठीक। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब है? 1997। गरीबी की स्थिति बनी रही। ठीक। और आधार पर गरीबी की स्थिति के आधार पर परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों की को आर्थिक सब्सिडी, उद्देश्य सरकारी सहायता सही लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 में आती है। गरीबी की स्थिति के आधार पर परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों को अधिक सब्सिडी देना, उद्देश्य सरकारी सहायता से सही लाभार्थियों तक पहुंच और वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना। अंत्योदय अन्न योजना 2000 में आई थी। ठीक। अटल जी के समय में अंत्योदय अन्न योजना 2000 में। और अंत्योदय का अर्थ होता है समाज के सबसे गरीब वर्ग के लोग। अंत्योदय गरीब परिवारों को अत्यधिक किफायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ताकि कुपोषण और भूखमरी जैसी समस्या का समाधान हो सके। ठीक। एफसीआई की स्थापना 1965, मुख्यालय नई दिल्ली। एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा घोषित होता है। पीडीएस का संचालन राज्य सरकारें उचित मूल्य की दुकानें करती हैं। अंत्योदय अन्न योजना एवाई 2000 में संचालित की गई। ठीक। अन्नपूर्णा योजना याद रखिएगा। अन्नपूर्णा जो होती है ये वरिष्ठ नागरिकों अर्थात 60 प्लस जो हो गए हैं उनके लिए है अन्नपूर्णा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित हुआ था। सुरक्षा व्यवस्था के 3 प्रमुख स्तंभ हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। ठीक। इन तीनों को आप लिख लीजिएगा। हरित क्रांति का प्रमुख लाभ क्या होता है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख विचारक अमर्त्य सेन थे। ठीक। FAO संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन। ONRCE वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक। अब देखिए वही चीजें फिर रिपीट हो रही हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक। 10 क्रम है, 10 को आराम से थोड़ा पिक्चर की क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो चीजें एकदम साफ साफ दिखेंगी। ठीक। अब भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में होती है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस वर्ष शुरू की जाती है? तो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है 1997 में संचालित की गई। 1997 में। ठीक। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना 1965। 1965 में एफसीआई की स्थापना होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसकी शुरुआत 1997 से होती है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ठीक। खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख स्तंभ कौन है? ठीक। इस तरह से कुछ प्रश्न देख लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। ठीक। हम लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में बताइए। ठीक। भारत की खाद्य सुरक्षा स्तंभ जो होता है, ठीक, अब देखिए कुछ क्रम है, इसको याद रखिएगा। इसको क्रम से ही 5 हैं, 5 को रखिएगा। ठीक। इनके डेट बाय डेट याद कर लीजिएगा।
आपसे डेट पूछ सकता है। एफसीआई 1965 केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। पीडीएस का संचालन करती है राज्य सरकारों के सहयोग से। नासा 2013 में, एनएफएसए 2013 में आया, सॉरी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक, खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक, हरित क्रांति का प्रमुख लाभ क्या है? खाद्यान्न आत्मनिर्भरता। खाद्य सुरक्षा के प्रमुख विचारक हैं अमर्त्य सेन। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख शाखाएं एवं संस्थाएं। तो खाद्य सुरक्षा के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? ठीक, पहला है उत्पादन, वितरण, निर्यात। दूसरा है उपलब्धता, पहुंच, वहन क्षमता। यही हमने आपको बताया था, ये सही है। ठीक, उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए और वहन क्षमता। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है खाद्य सुरक्षा की आधुनिक एवं व्यापक परिभाषा किस संगठन द्वारा 1996 में दी गई? तो 1996 में, ठीक, 1996 में दिया गया WHO, फिर FAO, फिर WTO, फिर यूनिसेफ। ठीक, इनका दबाव था कि खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जाए। ठीक, अमर्त्य सेन खाद्य सुरक्षा अकाल से संबंधित है। अमर्त्य सेन का सिद्धांत जो है वह खाद्य सुरक्षा अकाल से संबंधित है। ठीक,